ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और आज मैं राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन है उसके बारे में बता रहे हैं। आपको मालूम होगा राहु केतु दो छाया ग्रह हैं, इनकी अपनी कोई राशि नहीं है, ये तो सभी को पता होगा। लेकिन नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो इनको नक्षत्र तो मिले हुए हैं। तो अभी राहु अभी मेष राशि में चल रहे हैं और भरणी नक्षत्र में। अब ये 9 फरवरी से लेके और 29 नवंबर 2023 तक फिर अपना जो नक्षत्र बदलेंगे, जो केतु के नक्षत्र जो कि अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है ये, उसमें प्रवेश करेंगे। केतु क्या है, मोक्ष ग्रह है। राहु भौतिकवादी ग्रह हैं, अभिनय के ग्रह हैं। बिल्कुल विपरीत हैं दोनों की। जहाँ तक मेरा मतलब अपना अनुभव है, राहु ज़्यादा खराब होते हैं। केतु में बहुत सी खूबियाँ हैं जो और ग्रह में भी नहीं होती हैं। हालांकि छाया ग्रह हैं, लेकिन फिर भी केतु मोक्ष के ग्रह हैं, डिटैचमेंट के ग्रह हैं। और जिस भाव में बैठते हैं उसमें असंतुष्टि का एक मतलब एक वो कंपोनेंट आ जाता है। तो अब अश्विनी नक्षत्र में जब ये प्रवेश करेंगे राहु, तो ये केतु और राहु एक संपूर्णता का मतलब सिंबल बन जाएगा, क्योंकि एक ही उसके ग्रह के दो मतलब अलग अलग नेचर के छाया ग्रह हैं। केतु को ऐसा कहा जाता है कि ये केवल एक यही ग्रह ऐसे छाया ग्रह हैं जो कि मोक्ष के लिए और आपके डिटैचमेंट के लिए, अध्यात्म के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर इनका नेटा चार्ट में आपका संबंध गुरु से हो जाए या ऐसे ग्रह से हो जाए जो धार्मिक है, तो मोक्ष के लिए। और अगर नेटा चार्ट में 12वें स्थान में ये आ जाए, इस तरह से लग्न भी देखना चाहिए, तो आपके लिए फिर मोक्ष के द्वार खोल देते हैं। राहु अभी भरणी नक्षत्र में चल रहे थे और अपनी ये जैसे ही नक्षत्र बदलेंगे तो अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में, क्योंकि ये क्या है वक्री चलते हैं, इसलिए चौथा चरण जो है वो उसके मालिक कौन है, चंद्रमा है। तो कुछ हद तक चंद्रमा का भी प्रभाव रहेगा, लेकिन इनकी राशि वही रहने वाली है, मेष राशि। इसमें राहु भी है और एक दृष्टि जो है वो उसमें शनि की भी पड़ रही है। तीसरी दृष्टि, जहाँ पर राहु बैठे हैं शनि तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र के बारे में मैंने एक बहुत अच्छा लंबा सा वीडियो बनाया, फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें और बता देती हूँ। क्योंकि अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, इसलिए मोक्ष के लिए और मुक्ति के लिए ये नक्षत्र सबसे ज़्यादा है। इनका संकेत जो है वो इसका घोड़ा है। घोड़ा कैसा है, फास्ट फास्ट मूविंग। तो अभी तक जो कार्य अटके हुए थे इसमें प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। अश्विनी नक्षत्र में आने के बाद इसमें प्रगति दिखाई देना शुरू हो जाएगी। घोड़ा हमेशा आपको मालूम होगा तेज भागता है। हमेशा जो है रफ्तार की जो एक प्रगति होती है वो हर एक घोड़े में तेज चाल का एक ऐसा देखा जाता है कि कभी बिना रुके चलता रहता है। हमारे पूर्वजों को दर्शाता है। केतु अगर देखा जाए तो पूर्व में किए गए कर्म हमारे पूर्वज और जिस ग्रह के साथ ये बैठता है केतु, जिस नक्षत्र के साथ ये बैठता है, उसके गुणधर्म अपना लेता है, क्योंकि इसके पास मस्तिष्क नहीं होता है। गुणधर्म के साथ साथ एक और बात आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि ऐसे लोग जो कि जिनका नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है, वो निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं। और चौथे चरण में है तो चंद्रमा का भी इस पर प्रभाव देखा जाएगा। चंद्रमा और राहु केतु ये सब एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। और मेष राशि के स्वामी राशि मंगल हैं, इससे भी देखना होगा। इस दौरान शनि की जो एक नीच दृष्टि, थर्ड दृष्टि भी राहु पर पड़ने वाली है। तो आपको शनि और केतु, और अगर आपके नेट चार्ट में बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप आध्यात्मिक दुनिया में आप चाह रहे हैं तो आपको आध्यात्मिक दुनिया में बहुत अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। और राहु तो वैसे ही भौतिकवादी ग्रह हैं, तो भौतिक या अभिनय के क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे थे, अब तक आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तेजी होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि राहु जो अभिनय का और भौतिकवादी ग्रह है, अभिनय की दुनिया में राहु जितनी अच्छी एक्टिंग कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन कहीं कहीं उतार चढ़ाव भी देखा जाएगा। जो क्रूर ग्रह हैं और जो पापी ग्रह हैं वो 3, 6, 10, 11 भाव में अच्छे परिणाम देते हैं गोचर में। और आपके स्वामी राशि से मैंने बताई कि केतु वैसे तो देखा जाए कि छाया ग्रह हैं, लेकिन इनके गुण धर्म काफ़ी कुछ मंगल से मिलते जुलते हैं। तो मंगल की को भी प्रभावित करेंगे, मंगल की राशियों को भी प्रभावित करेंगे। ये सब चीज़ें मिला के अगर देखे जाए, अश्विनी को ऐसा भी माना जाता है कि वैद्य भी थे ये। अश्विनी वैद्य जो थे, तो जो ऐसे लोग जो कि मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनकी ज़्यादा तरक्की होगी। और ये रहस्यमय बीमारियों को भी की
उत्पत्ति देते हैं। तो इस समय जो कोरोना चल रहा था, हो सकता है उसमें फिर से कुछ नई डिस्कवरी हो, उसके आधार पे फिर आपको मतलब इलाज भी मिलना शुरू हो जाए। रहस्यमय बीमारियों के साथ इलाज भी देते हैं क्योंकि वैध है ये। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत देखना आवश्यक होती है कि आपके नेटा चार्ट में और आपके जन्म नक्षत्र को इसलिए मैं ज़्यादा महत्व दे रही हूँ कि अगर आप जन्म नक्षत्र देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगी। इसमें कुछ चीज़ें मैं और बता देती हूँ, जैसे कि जन्म नक्षत्र से जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ उसमें अलग-अलग तरह के नक्षत्रों का विभाजित किया गया है। अगर जन्म नक्षत्र से आपका नक्षत्र मतलब उसमें हुआ है, जैसे बत तारा में है, प्रयत्नी तारा में है या विपत तारा में है, तो आपके लिए ये घातक हो सकता है। और मैं बीच-बीच में बताती रहूँगी प्रत्यारी तारा और ये बद नक्षत्र और विपत तारा। लेकिन अगर आपका नक्षत्र और जो नक्षत्र के स्वामी मतलब जो असली नक्षत्र है, उससे आपका अगर जन्म तारा आता है, मित्र तारा आता है, अति मित्र तारा आता है, साधक आता है या शेम तारा आता है, तो आपके लिए फिर ये परिवर्तन सुखद है। हर एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, उससे मिला के मैं आपको अलग-अलग राशि के हिसाब से बताऊँगी। ये थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊँगी। अगर आपका इंटरेस्ट है, आप देखिए खोल के आपका जन्म नक्षत्र क्या है और फिर आपको मिला के देखना होगा कि कैसे प्रभाव आपके जीवन में आने वाले हैं, क्योंकि ये नवंबर तक का समय है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतना लंबा समय जो है वो आपके लिए बहुत सी चीज़ों के लिए शुभता और कहीं सावधानी भरा समय आ सकता है। अब प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, एक अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र आते हैं। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ, अश्विनी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो ये जन्म आपको कौन-सा तारा हुआ? जन्म तारा हुआ। तो आपको बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा हुआ, जैसे कि आपको अगर कोई मानसिक परेशानी थी वो दूर होगी, आड़-निर्णय की स्थिति थी आपके वो भी दूर होगी और इसके साथ-साथ आपको इस अश्विनी नक्षत्र में ही इसमें अश्विनी नक्षत्र में ही आपका जन्म हुआ है, तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा बस आपके लिए, क्योंकि जन्म तारा अच्छा मानते हैं। अब उसके बाद अगर भरणी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो ये अति मित्र तारा है। आपके लिए मनोरंजन की यात्राएँ, संपन्नता, वैभव, महत्वपूर्ण और लाभदायक समय है। हेल्थ और मैरिज के लिए थोड़ा-सा ये समय मतलब आपके लिए देखने वाला होगा। बाकी हर चीज़ के लिए अगर आप विवाहित हैं तो विवाह हो सकता है, मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट करने से आपके सब दुःख दूर हो जाएँगे। आपको अपने कैरेक्टर का ध्यान रखना होगा, बस कैरेक्टर किसी भी तरह से खराब ना हो, तो आपके लिए मान-सम्मान सबके लिए ये समय बहुत उत्तम है। उसके बाद आ जाते हैं कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र जो है सूर्य का नक्षत्र है, तो इसमें अगर आपका जन्म हुआ है तो अब मित्र तारा में आपका है, मतलब अगर मिला के देखेंगे आप, गिन के देखना होगा, उसका मैं आपसे इसके बाद मैं दूसरा और वीडियो बना दूँगी तो और क्लियर हो जाएगा। मित्र तारा का मतलब होता है धन, मान-सम्मान, स्वास्थ्य सबके लिए अच्छा है और ये समय इतना अच्छा है कि आप जो जहाँ आप चाहेंगे वहाँ आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के काम कर रहे थे तो उसमें सफलता मिलने वाली है। आपको बस केवल क्रोध नहीं करना है और अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार के लिए भी समय बहुत अच्छा है। तो 3 नक्षत्र के हिसाब से मैं लगातार बताती रहूँगी और फिर रेमेडी सबसे बाद में बताऊँगी। उसके बाद आ जाती है वृषभ राशि। वृषभ राशि की इसमें 3 नक्षत्र कौन-कौन से आते हैं? कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र। सबसे पहले मैं बताती हूँ कृत्तिका नक्षत्र में आपको पता होगा ये मित्र तारा कहलाएगा आपके लिए, अगर इसका जन्म है आपका कृत्तिका नक्षत्र में है। विदेशी यात्राएँ, आध्यात्मिक रुचि, अगर अध्यात्म की दुनिया में आप प्रवेश कर चुके हैं तो उसमें प्रगति दिखाई देगी। आपको ये समय बहुत लाभदायक रहने वाला है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। अगर आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो ये बद तारा है, ये आपके लिए थोड़ा-सा कठिन हो सकता है। किस तरह से? हेल्थ के लिए ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अगर यात्राएँ करना चाह रहे हैं तो वहाँ सावधानी रखें, धन हानि दिखाई दे रही है। धन के लिए ये समय अच्छा नहीं है, खर्च की भी अधिकता दिखाई दे रही है। विशेष तौर से आर्थिक हानि आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। कोई भी निर्णय इस तरह का लेते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट, वहाँ सावधानी रखें। अब इसके बाद अगर आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है तो ये साधक तारा हुआ। साधक तारा अच्छा माना जाता है, इसमें उपलब्धियों भरा समय है। आपको प्रत्येक कार्य में सफलता होगी, विशेष तौर से विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, बहुत अच्छा समय है।
आप अध्यात्म की दुनिया में अगर आपकी रुचि थी तो उसमें कुछ अच्छी प्रगति दिखाई दे रही है। अश्विनी नक्षत्र जो है वो आपको कम प्रभावित करेगा, क्योंकि ये जो है नक्षत्र इस पे भारी पड़ेगा। उसके बाद आपको अगर शनि आपके क्योंकि कारक है, एक वृष राशि वाले के ये एक पॉजिटिव बात है कि शनि आपके कारक हैं और इस समय वो आपको काफ़ी फ़ेवर कर रहे हैं। अगर फिर भी अगर कोई परेशानी है तो रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊँगी। बस आप हेल्थ की केयर करें और व्यय पे नियंत्रण रखें। किसी भी तरह से अगर हो सके तो उस पे काबू रखें, फिर आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। आँखों की प्रॉब्लम थी तो उसमें थोड़ा-सा नज़रअंदाज नहीं करें। सेक्सुअल कोई डिसीज़ थी उसमें भी परेशानी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो मिथुन राशि। मिथुन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र है। तो सबसे पहले मृगशिरा में अगर आपका जन्म हुआ है तो ये साधक तारा हुआ। आपके लिए अपार सफलता भरा समय है। कहाँ पर? कार्य क्षेत्र में। और आप नए जॉब की प्राप्ति, पुराने जॉब में कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन हो सकता है। उच्च पद की प्राप्ति, धन लाभ, अगर स्टूडेंट हैं तो आपका हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। स्टेटस आपका चेंज हो जाएगा। आपको क्या है, किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है। अब इसी अगर राशि में आद्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो ये प्रत्यारी जो तारा है ये अच्छा नहीं मानते हैं। ये आपके लिए बैड न्यूज़ लेके आ रहा है। प्रत्येक कार्य में रुकावटें होंगी। मित्र और अपने जो सहयोगी हैं या आपके जो रिलेशन में हैं उनसे आपको परेशानी हो सकती है। उनसे मनभेद और मतभेद दोनों हो सकते हैं। उनसे वाद विवाद ना करें। प्रतियोगिता में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें भी संशय होगा। टकराव की स्थिति के साथ-साथ शत्रुओं से भी आपको हानि दिखाई दे रही है। मतलब अगर आपका जन्म जो मैंने बताया इस नक्षत्र में हुआ है, आद्रा नक्षत्र जो कि राहु का ही है, लेकिन फिर भी अगर कोई परेशानी है तो रेमेडी में सबसे बाद में बताऊँगी। फिर इसके साथ इसका तीसरा नक्षत्र जो पुनर्वसु कहलाता है, वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये पुनर्वसु नक्षत्र आपके लिए काफ़ी सुखद सूचना लेके आ रहा है। ये पुनर्वसु नक्षत्र से आपको भाग में वृद्धि होगी, हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगी, सुख समृद्धि में वृद्धि, पॉजिटिव आपके रिजल्ट होने वाले हैं। अनेक तरह की जो समस्याओं से जूझ रहे थे, ये सब आप नवंबर तक आप चाहें तो इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। आर्थिक लाभ के साथ-साथ हेल्थ भी इम्प्रूवमेंट होगी। भाग्य का पूर्ण साथ होने वाला है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। उसके बाद कर्क राशि। कर्क राशि इसमें 3 नक्षत्र कौन-कौन से आते हैं? पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र। मैं केवल अभी नक्षत्र के हिसाब से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप स्वयं अपनी नेटल चार्ट खोल के देख सकते हैं। प्रारंभ करते हैं पुनर्वसु। ये शेम तारा, पुनर्वसु में जिसका जन्म हुआ है और कर्क राशि है वो शेम तारा, मतलब कुशल शेम जिसको कहते हैं ना कि आप कुशलता से हैं, शेम है, सब कुछ अच्छा है, तो आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में अपार सफलता, सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, धन लाभ, मान सम्मान में वृद्धि, सामाजिक दायरा बढ़ने वाला है। अविवाहित विवाह हो सकता है, वैवाहिक संबंध मधुर हो सकते हैं, संतान प्राप्ति, आर्थिक उन्नति, हर तरह से अगर आप कोई भी कार्य करेंगे इस समय उसमें सफलता मिलने वाली तय है। तो आपके लिए ये अच्छा है। अब अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो उसके लिए समय विपद तारा है। ये समय अच्छा नहीं है, नेगेटिव है, इसके प्रभाव होने वाले हैं। कोई भी बड़ा निर्णय इस समय ना लें। कार्यस्थल में बदलाव की स्थिति का निर्माण हो रहा है। अगर करना भी पड़े तो थोड़ा सोच समझ के करें। बॉस से आपको कम सहयोग प्राप्त होगा। संघ में काम करने वाले आपकी टांग खींचेंगे, उनसे वाद विवाद ना करें। आपके लिए समय थोड़ा-सा कठिन है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। रेमेडी में सबसे बाद में बताऊँगी। उसके बाद जो इसकी अगला नक्षत्र बनता है वो एक है आश्लेषा नक्षत्र है। अब ये संपत्ति तारा है, ये बहुत अच्छा है। संपत्ति तारा समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, कार्य क्षेत्र में उन्नति, धन लाभ, आपकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगी, पॉजिटिव चेंज रहने वाला है। मनोरंजक समय परिवार के साथ व्यतीत करेंगे और इसके साथ नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। व्यापार में विस्तार, जॉब में प्रमोशन, हर तरह से ये समय बहुत अच्छा है। श्रेष्ठतम समय है और 2 अप्रैल के बाद तो और अच्छा होने वाला है। बस थोड़ा-सा आपको इसका ध्यान रखना होगा कि ये समय किसी भी तरह गुज़र जाए और सावधानी रखें। उसके बाद नेक्स्ट जो राशि बनती है वो है सिंह राशि। सिंह राशि इसके 3 नक्षत्र आते हैं इसमें, मघा, उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। 3 नक्षत्रों में सबसे पहले मघा के लिए आते हैं। ये जन्म तारा है।
जन्म तारा सामान्य होता है, बहुत खराब नहीं होता है और बहुत अच्छा नहीं होता है। तो किसी मामले मामले में थोड़ी-सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशानी थी, उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। उसमें उग्रता से आप अगर पहले से ही आप जैसे सिंह राशि वाले होते हैं, थोड़ी-से क्रोधी होते हैं, तो उसमें और तेज़ी आपके आने स्वभाव में आ जाएगी। मेडिकल एक्सपेंस बढ़ सकते हैं। हायर स्टडी के लिए समय बहुत अच्छा है। संतान की उन्नति के लिए समय अच्छा है। संतान से जुड़ी सब समस्याएँ हल हो जाएँगी। आपके लिए ये मिला-जुला रहने वाला है। अब उसके बाद अगला जो इसका नक्षत्र बनता है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। अति मित्र तारा में आ जाता है। बहुत महत्वपूर्ण ये परिवर्तन है। हर तरह से लाभ की स्थिति बनेगी। स्टूडेंट है, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। मैरिज लाइफ में कोई भी परेशानी थी वो दूर होगी। अगर अविवाहित थी तो विवाह हो सकता है। आपके लिए ये गुड टाइम है। सफलता, एन्जॉयमेंट से भरा समय है। भाग्य का पूर्ण साथ रहने वाला है। जितना चाहें उसका आप ले सकते हैं। एक्सट्रीमली गुड टाइम है आपके लिए। उसके बाद जो अगले इसी का और दूसरा लास्ट में नक्षत्र आ जाता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कैसा है? ये मित्र तारा है। बहुत उत्तम समय है आपके लिए भी। धन, मान, सम्मान, रिश्ते सब में प्रगाढ़ता, पिता का पूर्ण सहयोग, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, बहुत अच्छा समय है। अविवाहित थे, विवाह के लिए कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, अब विवाह होना शुरू हो जाएगा। वैवाहिक संबंध भी अच्छे होने वाले हैं। हेल्थ में कोई परेशानी थी पर बहुत अभी तक इलाज नहीं मिल रहा था, उसका इलाज मिलेगा। फिर आपके लिए ये समय श्रेष्ठतम है अगर आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी में हुआ है तो। उसके बाद आते हैं कन्या राशि। कन्या राशि कैसी? इनमें 3 कौन-कौन से आ जाते हैं नक्षत्र? एक तो उत्तरा फाल्गुनी, दूसरा हस्त नक्षत्र, तीसरा है चित्रा नक्षत्र। तो उत्तरा फाल्गुनी के लिए तो मैंने बता ही दिया कि ये मित्र तारा है। मित्रों से, रिश्तेदारों से, जीवन साथी से, हर तरह से आपको शुभ सूचना मिलेगी। संतान से अच्छा आपका तालमेल बैठेगा, उनकी उन्नति होगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी। संतान के इच्छुक लोगों के लिए ये समय बहुत ही उत्तम है। पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। कुल मिला के है चारों तरफ से वारे-नारे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका जन्म हस्त नक्षत्र है तो ये आपके लिए बद तारा के रूप में है। बद मतलब होता है, आपको पता होगा, बद अच्छा नहीं मानते हैं, बाधक जिसको कहते हैं। नेगेटिव पीरियड रहने वाला है। चोट चपेट, दुर्घटना, मैरिज लाइफ, आर्थिक हानि, हर तरह से रिश्तों में मनमुटाव, हेल्थ भी खराब हो सकती है। चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। आपके लिए समय काफ़ी नेगेटिव दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अब दूसरा नक्षत्र जो बनता है आपके लिए, तीसरा मतलब चित्रा नक्षत्र है। ये समय जो है वो आपके लिए अच्छा है क्योंकि साधक तारा है, उपलब्धियों भरा समय है। साधक का मतलब साधना, तपस्या का जो फल आपको नहीं मिल रहा था वो मिलने वाला है। आपको क्या मन चाहे जगह आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। जो महत्वाकांक्षाएँ अब तक आपकी अधूरी थी वो पूरी करने के लिए समय आ गया है। रिसर्च से जुड़ी हुई, फाइनेंस से जुड़ी हुई लोगों के लिए समय अच्छा है। कोई गुप्त विद्याओं में अगर रुचि थी जैसे ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, इसके लिए समय बहुत ही अच्छा है। 2 अप्रैल के बाद और ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आपके लिए समय अगर इसमें चित्रा नक्षत्र में जन्मे हैं बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। इसके 3 नक्षत्र इसमें आ जाते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। तो आपका नक्षत्र अगर चित्रा नक्षत्र में आपका जन्म है तो साधक तारा है, बहुत अच्छा है। आपको हर उपलब्धियों भरा समय है। हर एक मनोकामना पूर्ण होगी, सफलता भरा समय है और समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, आर्थिक लाभ और हर एक जो आपका प्रयत्न था अब तक असफल हो रहे थे, उसमें सफलता मिलने वाली है। उसके बाद आ जाते हैं अगला जो नक्षत्र स्वाति नक्षत्र है। ये प्रत्यारी नक्षत्र है। ये प्रत्यारी तारा जिसको कहते हैं, आपके लिए नेगेटिव प्रभाव होने वाले हैं। व्यापार में हानि, मैरिज लाइफ में अनबन, प्रतिभागी से आपको डिफीट करने वाले हैं। कॉम्पिटिशन अगर फेस कर रहे थे तो उसमें आपको सफलता की संशय दिखाई दे रही है। हर तरह से जो हेल्थ से संबंधित कोई परेशानी थी तो उसमें अब आपको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे अपने को मेंटेन करने के लिए। तो आपके लिए समय अच्छा नहीं है अगर इस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, स्वाति में। उसके बाद विशाखा नक्षत्र क्षेम तारा है आपके लिए। अगर आपका जन्म विशाखा नक्षत्र में, आपके कोई भी राशि हो, इससे कोई मतलब नहीं है, तो आपके लिए समय अति उत्तम है। क्षेम मतलब कुशल क्षेम, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल जो है घर में संपन्नता, घर में मांगलिक कार्य
आर्थिक उन्नति, अगर मैरिज लाइफ में कोई परेशानी थी वो अब दूर हो जाएगी, अगर बिजनेसमैन थे तो उसमें विस्तार, आज से उससे धार्मिक आर्थिक स्टेटस आपका बदल जाएगा, हर तरह की जो समस्या थी उसका समाधान मिलेगा। 2 अप्रैल के बाद का समय और ही ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। मतलब ये अगर नक्षत्रों के हिसाब से देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। कुछ-कुछ नक्षत्रों वालों के लिए। अब आ जाते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र आ जाते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र। तो अगर आपका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है तो शेम तारा में आपका जन्म हुआ है, आपके लिए पॉजिटिव चेंज रहने वाला है। मान सम्मान, हेल्थ, मैरिज लाइफ, विवाह, कार्य क्षेत्र में सफलता और आपका प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छा प्रभावशाली दिखाई दे रहा है। और अगर आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है तो ये विपत्त तारा है। विपत्त मतलब विपत्ति, परेशानी, संकट। इसके लिए आपके लिए धन हानि, हेल्थ में खराब हो सकती है, मान सम्मान में जो अगर कमी आ सकती है या कोई झूठे आरोप में आपको फंसा सकता है। रिश्तों के लिए समय भी अच्छा नहीं है। ये समय अनुराधा नक्षत्र के लिए विपत्त आ रहा है, इसलिए आपको कोई भी बड़ा रिस्क भी नहीं लेना है। मिला जुला रहेगा, लेकिन कुछ मामले में अच्छा है, क्योंकि इस समय क्या वृश्चिक राशि अभी ढैया के प्रभाव में भी है, तो जो सस नामक पंचमा पुरुष है उसका फायदा मिलेगा आपको। अब जो इसमें तीसरा नक्षत्र जो बनता है ज्येष्ठा नक्षत्र, आपके लिए समय पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि ये आपका साधक तारा है। साधक तारा का मतलब है कि तपस्या का फल, धन, मान सम्मान, स्वास्थ्य, आर्थिक लाभ, मांगलिक कार्य में वृद्धि, आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। 2 अप्रैल के बाद और ज़्यादा सुखद रहने वाला है। उसके बाद जो अगली राशि बनती है धनु राशि, इसमें 3 नक्षत्र कौन-कौन से आते हैं? मूल, पूर्वाषाढ़ा और आपके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। तो प्रारंभ करते हैं मूल से। मूल से अगर आपका जन्म हुआ है तो आप जन्म तारा के लिए है। आपको थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है हेल्थ से रिलेटेड। मानसिक रोग की परेशानी से आपको कुछ और ज़्यादा उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। शेष क्षेत्रों में आपके लिए उदासीन है, आर्थिक उन्नति दिखाई दे रही है और कोई भी बड़े निर्णय ना लें, क्योंकि ये मतलब मिला-जुला रहने वाला है। आपको क्रोध नहीं करना है, और अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें आपको इग्नोर नहीं करना है। बाकी धन के लिए ठीक है, मतलब मिला-जुला रहने वाला है। अगर आपका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, अति मित्र तारा है, मतलब बहुत अच्छा समय, अति उत्तम समय है, श्रेष्ठ समय है। आपको क्या-क्या फ़ायदे होंगे, संपन्नता होगी, परिवार में नए सदस्य का आगमन दिखाई दे रहा है, संतान सुखों में वृद्धि, आपको कोई नए-नए आइडिया आएँगे, उससे आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होने वाली है। और हेल्थ भी अगर कोई खराब थी तो उसमें भी अब अच्छी सूचना दिखाई दे रही है, कोई इलाज मिलेगा और उससे आप ठीक हो जाएँगे। आपके लिए समय बहुत अच्छा है अगर आपका जन्म जो मैंने बताया इस नक्षत्र में हुआ है। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जन्मे हैं, आप देख लीजिए अपने नेटल चार्ट में, मतलब चंद्रमा जिसमें बैठा हुआ है, तो आपके लिए मित्र तारा है, आर्थिक लाभ, वेरी गुड समय है आपके लिए ये, संपन्नता, प्रसन्नता, पॉजिटिव, हर तरह चारों तरफ से पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। लाइफ का एक कठिन समय जो है वो अब दूर होने वाला है, नवंबर तक उसका लाभ आप ले सकते हैं। हेल्थ में कोई परेशानी थी दूर हो जाएगी, सभी तरह के कार्य संपन्न होंगे, संतान सुख, संतान की उन्नति, और 2 अप्रैल के बाद का समय और ही ज़्यादा श्रेष्ठतम रहने वाला है। अब उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। मकर राशि में भी 3 नक्षत्र आते हैं, जैसे उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र है। तो आपके लिए कौन-कौन सा अलग-अलग नक्षत्रों के हिसाब से देखें, प्रारंभ करते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, मित्र तारा है ये। आपके लिए गुड समय है, आपके लिए धन, मान, सम्मान, संपन्नता, हर तरह से फेवरेबल समय है, सपोर्टिंग पीरियड है। और विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे या वहाँ वीज़ा या पीआर के लिए अप्लाई कर रहे थे, अब तक नहीं हो पा रहा था, ये काम होने वाला है। नए संपर्क बढ़ेंगे, मनोरंजक समय व्यतीत करने का समय आ गया है। धन लाभ होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, बॉस से आपकी सराहना होने वाली है, रिसर्च से जुड़े हुए लोगों को ज़्यादा लाभ होगा। उसके बाद आ जाते हैं श्रवण नक्षत्र। ये अगर आपका जन्म है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बद तारा है। बद मतलब होता है मतलब किसी चीज़ का हनन होना। तो आपके लिए क्या परेशानी हो सकती है? आपकी माता सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होंगी।
अगर भूमि वाहन का अगर कोई काम कर रहे थे, उसमें रुकावटें आएँगी। प्रॉपर्टी से जुड़े अगर आप इस क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो सावधानी रखें, बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि कार्यस्थल से भी कोई परेशानी दिखाई दे रही है, व्यापार में भी परेशानी दिखाई दे रही है, धन में रुकावटों के साथ आपको आगमन होगा, मानसिक कष्ट हो सकता है, आपको हेड मतलब सिर से और चेस्ट से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है। उस समय हो सकते है कोई ऑपरेशन कराएँ या इंजरी आ जाए, उससे आपको थोड़ी-सी उस पे व्यय करना पड़ सकता है। तो श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए समय अच्छा नहीं है, विशेष सावधानी की आवश्यकता है। अब उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, तो आप साधक तारा के लिए माने जाएँगे। आपके लिए समय बहुत लाभदायक है, अनेक मनोकामनाएँ पूर्ण करने वाली हैं, तपस्या का पूरा फल मिलने वाला है, सभी तरह के रुके हुए कार्य पूर्ण होने वाले हैं, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति, भूमि वाहन के सौदे अगर उलझे हुए थे, तो वो सुलझ जाएँगे। आपको नई जो है वो एक संपत्ति का आप खरीद सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं। आपके बस थोड़ा-सा आपकी माता की हेल्थ ज़रूर खराब हो सकती है, वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शेष समय आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ है, उत्तम है। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके 3 नक्षत्र आ जाते हैं कुंभ राशि में, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र। साधक तारा में आ गया है ये, तो आपको अगर मीडिया से या संचार माध्यम से या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए क्षेत्रों में आपका जुड़ाव था, तो अपार सफलता, धन, मान, सम्मान की प्राप्ति दिखाई दे रही है। चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, यात्राएँ करेंगे, देश-विदेश की, वो सुखद रहने वाली हैं। तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अब आ जाते हैं शतभिषा नक्षत्र। आपका प्रत्यारी तारा है, ये आपके लिए अच्छा नहीं मानते हैं। भाई-बहनों से मतभेद हो सकता है, थोड़ी रुकावटें धन में भी हो सकती हैं और इसके अलावा अगर आप कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, उसमें भी आपको थोड़ा-सा डाउट है। आपके जो संग में काम करने वाले हैं, वो आपकी टाँग खिंचाई कर सकते हैं, पीठ पीछे आपकी चुगली भी कर सकते हैं। इसलिए आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लें और जॉब में है, तो जॉब को जैसा चल रहा था, वैसे ही चलने दें, कोई भी बड़ा परिवर्तन ना करें। यात्राएँ ना करें, अगर करते हैं तो थोड़ी सावधानीपूर्वक, वहाँ आपको हानि हो सकती है। अब उसके बाद तीसरा जो इसका नक्षत्र है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, ये शेम तारा है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है, गुड पॉजिटिव समय है आपके लिए। व्यक्तित्व आपका प्रभावशाली होगा, सभी तरह के रुके हुए कार्य में प्रगति पूर्णता की हो जाएँगे, संपन्नता, वैभव आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही है, प्रगति भरा समय है और मनोरंजक समय जो है आप अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ व्यतीत करेंगे। शुभ समाचारों की झड़ी लगने वाली है और धार्मिक यात्राएँ करेंगे, भाग्यवर्धक समय है। 2 अप्रैल के बाद और ज़्यादा शुभता प्राप्त होगी। आपके लिए समय एक्सीलेंट है। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। मीन राशि आपके 3 कौन-कौन से आ जाते हैं इसमें नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। 3 नक्षत्रों से कौन-कौन से नक्षत्र में आपको फ़ायदे, कहाँ थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी। प्रारंभ करते हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। शेम तारा मतलब शेम का मतलब कुशल, हर चीज़ आपके लिए गुड है ये, पॉजिटिव है। सुख समृद्धि का समय है, आपको परिवार से सहयोग प्राप्त होगा, धन आगमन होगा, यात्राएँ सुखद रहने वाली हैं, परिवार में वृद्धि दिखाई दे रही है। जितना चाहें इस दौरान आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी कार्य अधूरा था, ये कार्य जो है इस समय पूर्ण होने की ओर जाएगा और उसका लाभ आपको उठाना ही चाहिए, क्योंकि ये समय बार-बार नहीं आता है। वैसे भी मीन राशि पे साढ़े 7 ही चल रही है, मतलब तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं अगला जो एक नक्षत्र बनता है उनका उत्तरा भाद्रपद, ये विपद तारा है। इसमें परेशानी दिखाई दे रही है। आपको क्या है, एडवर्स रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। परिवार से आपकी हेल्थ से, आपके मान-सम्मान से, मित्रों से, हर तरह से आपको परेशानी हो सकती है। केवल एक पॉज़िटिव है, विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, वहाँ आपको प्रगति दिखाई दे रही है। बाकी अगर दाँतों की तरफ से या हड्डियों की तरफ से कोई परेशानी थी, उसमें थोड़ा-सा और ज़्यादा इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, मतलब बढ़ेगी वो समस्या। खाने-पीने का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब उसके बाद लास्ट में जो बनता है रेवती नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र संपत तारा है, आपके लिए भी समय अच्छा है। संपत का मतलब संपत्ति, संपन्नता से होता है, तो आपके लिए समय अच्छा है, धनागमन होगा, परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, वैवाहिक और वैवाहिक संबंध सब में मधुरता दिखाई दे रही है। प्रेम है तो उसमें विवाह में परिणित कर सकते हैं।
आपके आध्यात्मिक अगर आपकी रुचि है तो उसमें आपको अच्छी मतलब कहना चाहिए प्रगति होगी और हो सकता है कुछ उपलब्धि भी वहाँ प्राप्त हो। सब मनोरंजक समय व्यतीत होने वाला है। धन की भी बचत अगर आपकी नहीं हो रही थी तो वो होने वाली है। हर तरह से ये समय बहुत अच्छा है। जितना चाहें आप इसका लाभ ले सकते हैं। कोई बड़ा निर्णय इस समय ले सकते हैं। तो आपके लिए ये समय मतलब अच्छा है। और कुछ नक्षत्र वालों के लिए समय अच्छा नहीं है। उसके लिए मैं बता देती हूँ कि क्या उपाय करना होगा। जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया कि ये सब किस किस के प्रभाव होंगे इस पे। राहु तो पहले से ही है अपने मेष राशि में, तो राहु का प्रभाव होगा। मेष राशि में है तो मंगल का प्रभाव होगा। और केतु है जो केतु के लिए अलग अलग तरह से। तो मैं सबके लिए थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ। जैसे कि अगर राहु के लिए आपको करना है तो भैरव की उपासना कर सकते हैं, शिव जी की आराधना कर सकते हैं। मंगल के लिए हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। और केतु जो है वो गणेश जी के लिए जाने जाते हैं कि अगर गणेश जी को साध लिया तो फिर केतु स्वतः ही शांत हो जाएंगे। इनको शांत करना है अगर अशुभ प्रभाव। और जो जो तारे मैंने बताए हैं जिसमें बद तारा है और विपद तारा है, इस ये जो तारे मैंने जो बीच बीच में बताए हैं, अगर उस तारे में आपका जन्म हुआ है तो आपको गणेश जी की उपासना करना चाहिए। बुधवार के दिन जो है आप चाहें तो उनको दूर्वा चढ़ा सकते हैं। गणेश जी का मंत्र भी कर सकते हैं। शिव आराधना तो वैसे सभी के लिए अच्छी रहने वाली है। कोई भी नक्षत्र हो, कोई भी राशि हो, कोई भी ग्रह है, सब इनके नियंत्रण में, इनकी कंट्रोल में रहता है। शिव आराधना भी सबसे अच्छी रहने वाली है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, हर एक राशि वालों को इसमें जैसे विशेष तौर से जिनकी मेष राशि है, जैसे जो मतलब अग्नि तत्व की जो राशियां हैं उसमें मतलब क्रोध की मात्रा बढ़ जाएगी। तो क्रोध की मात्रा ना करें। और मेडिटेशन करना सबसे हर तरह से बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप आध्यात्मिक दुनिया में आपकी रुचि है तो मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो केतु आपको मोक्ष के द्वार खोल सकते हैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और किन्नरों को दान भी करना अच्छा रहता है। केतु के लिए ये भी कहा जाता है कि अगर किन्नरों को आप समय समय से हेल्प करते रहें तो केतु शांत होते हैं। आपको इस समय क्या है, आपके अंदर बहुत ऊर्जा का संचार दिखाई देगा हर एक राशि वालों के लिए। अब आपके ऊपर है ये कि आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर पाते हैं या उसको गलत जगह इन्वेस्ट करते हैं। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये जो नवंबर तक का समय है काफ़ी राशि वालों के लिए अच्छा है। और कुछ राशि वालों के लिए सावधानी वाला समय है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया, लेकिन इसको आप पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इससे काफ़ी कुछ आपका 8-9 महीने का जो 7-8 महीने का समय है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।